सो हे गाइस, अनदर वीडियो एंड आज जो सीरीज मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ ये आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है क्योंकि एनिमेशन एंड मार्शल आर्ट के साथ ये सीरीज तुम्हें पूरा टाइम तक एंटरटेन करने वाली है। इसकी स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, पर इसकी टॉप नॉच एनिमेशन तुम्हें पूरे टाइम तक पुक्ट रखेगी एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन ये सीरीज तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक होगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के लेट्स डिव इन। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी एक पर्सन पर अटैक करते हुए कहती है तुम चाहे जो कुछ कर लो, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते और बेहतर यही होगा कि वो ऑटम और स्प्रिंग स्वॉर्ड तुम चुपचाप हमारे हवाले कर दो। वहीं दूसरी तरफ से उसका साथी भी अटैक करते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि ये ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे कि पूरे प्लेनेट का नक्शा बदला जा सकता है, क्योंकि इसे खुद डीमन चिल्ड्रन ने हमें दिया था। जिस पर वो पर्सन कहता है कि स्प्रिंग और ऑटम स्वॉर्ड वो चीज है जिसे कि मैंने अपने प्रैक्टिस के थ्रू गेन किया है। और जिसके साथ ही वो एक ऐसा अटैक करता है कि इमीडिएटली वहाँ सामने खड़ा बंदा पूरी तरीके से मारा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जान वो बहुत ही बुरी तरीके से लेता है, उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करके वो उसे जान से मार देता है। जिसके साथ ही हमें इस डीमन की ताकत को दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने पाम को खोलता है वहाँ मौजूद आसपास के सारे लोग इमीडिएटली जान से मारे जाते हैं। जिसके साथ ही वहाँ पर एक पर्सन अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है कि लू शेंग ये सब करना बंद कर। जिस पर हम देखते हैं कि लू शेंग फिर से वही अटैक यूज करता है और इससे बचे हुए लोग भी वहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं सिवाय एक पर्सन के, और वो इससे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, और ये कहते साथ ही वो अपना एक पावरफुल अटैक लू शेंग की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि मैं ऑटम और स्प्रिंग स्वॉर्ड का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। जिस पर लू शेंग भी अपना काउंटर अटैक करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि उसकी पावर उस पर भारी पड़ जाती है। जिसके बाद हवा से बहुत से क्रिस्टल्स उसकी तरफ गिरते हैं। इसी दौरान लू शेंग उसके अटैक से बचते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है भले ये स्वॉर्ड तुम्हें खुद फेंग यू ने ही क्यों ना दिया हो, पर जैसे उसने मुझे मारा था एक दिन वो तुम्हें भी जान से मार देगा। और इतना कहते साथ ही लू शेंग उस पर अटैक कर देता है। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि वो हमारे लिंक्शिया सेक्ट का लीडर है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट है और स्प्रिंग और ऑटम की पावर को उसे पास डाउन किया गया है और मैं किसी को भी इसमें दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे इमोर्टल अलायंस बस अपनी जीत से एक कदम दूर है और तुम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें स्प्रिंग एंड ऑटम रियलम नजर नहीं आता? जिस पर लू शेंग कहता है कि अच्छा, तो मतलब तुम हार नहीं मानोगे, ठीक है फिर अब जो होगा इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लू शेंग अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसके फिंगर्स पर कुछ रिंग्स भी आ जाती हैं, जिसे देखकर वो पर्सन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसके पास ये दोनों चीजें मौजूद है, क्योंकि अब तक बस 5 पीस के ही रिकॉर्ड स्प्रिंग एंड ऑटम एनर्स में मौजूद है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लू शेंग के फिंगर्स में वो 5 पीसेस आ जाती हैं और फिर लू शेंग उससे कहता है कि मैं इस लाइफ में तुम्हारे जितना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, और ये कहते साथ ही वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी वो सभी इमीडिएटली डिसअपियर हो जाती हैं। और लू शेंग आगे कहता है कि चलो फिर अतीत में 1000 साल पीछे जाकर हम अपने आने वाले आउटकम को डिसाइड करते हैं। ये देखकर वो दूसरा पर्सन कहता है कि लू शेंग ऐसा मत करो, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? जिस पर लू शेंग अपने हाथ को हवा में ऊपर उठाते हुए कहता है ये वक्त बताने का नहीं बल्कि दिखाने का। हम देखते हैं कि वहाँ आसपास बहुत सारी लाइटिंग एनर्जीज इमर्ज होती हैं और जैसे ही लू शेंग अपनी मुट्ठी को बंद करता है वो 5 एलिमेंट्स मिलकर वहाँ पर टाइम साइकिल को पीछे की तरफ चलाने लगती है, जिससे अभी जो कुछ भी हुआ वो सीन दोबारा से रिपीट होने लगता है। इसी के साथ हमें हजारों साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग पेड़ के नीचे लेटा हुआ होता है और सोचता है कि मैं आखिर उसके बाकी की 4 बहनों को कहाँ पर ढूंढूंगा। इसी दौरान वहाँ पर एक बर्ड अपने साथ एक मैसेज को लाती है और कहती है कि तियान यू पीक डिसाइपल्स को एक्सेप्ट कर रही है, और फिर वो आगे कहने लगता है कि तुम्हें हमारे मास्टर ने बुलाया है। ये सुनकर लू शेंग कहता है कि यार अभी नहीं, अभी तो मैं बस आराम कर रहा था। इसी दौरान हमें उस मास्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन आकर कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने एक रूल बनाया है कि तुम सिर्फ जीन को ही एक्सेप्ट करोगे, और 10 साल पहले मैंने एक रूल बनाया था जिसके अकॉर्डिंग कि मैंने एक लड़के जिसका नाम की लू शेंग है उसे एक्सेप्ट किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर तुम 2 लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हो तो तीसरा क्यों नहीं? और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा तियान यू पीक हमारे 5 पीक्स ऑफ लियांग सेक्ट का लीडर है, तो इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते। इसी दौरान लू शेंग दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आते हुए कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद दूसरा पर्सन कहता है कि मास्टर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स को रिक्रूट करना चाहिए। और हम देखते हैं कि लू शेंग का मास्टर कहता है कि मैं इस मैटर पे अपनी राय पहले ही दे चुका हूँ। इसी दौरान लू शेंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे मास्टर को परेशान करना बंद कर दो, और इतनी मुंह की बेइज्जती खाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उसका मास्टर उससे कहता है कि लू शेंग तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ आसपास तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा है, और भूलो मत कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर जीन को भी इन्हीं लोगों की वजह से 10 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। इसी दौरान हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियान सेक्ट को ज्वाइन करने की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इन लोगों ने बस इतना करना है कि इन्हें उस सर्कल के अंदर खड़ा रहना है और लू शेंग के 3 अटैक्स को झेलना है बिना टस्से मस हुए। और हम देखते हैं कि जैसे ही पहला बंदा उस बैटलफील्ड के अंदर आता है उससे लू शेंग अपने एक अंगूर से ही थ्रो करके दूर फेंक देता है। मतलब लेवल देख रहे हो पावर का। ऐसे ही हम दूसरे पर्सन को भी देखते
देखते हैं जैसे ही वो लोग बैटलफील्ड के अंदर कदम जमाते हैं, लू शेंग दूर बैठा हुआ जो भी चीजें थ्रो करता है वो सब लोग पल भर में ही हार जाते हैं। और ऐसे ही जो भी उस बैटलफील्ड में आता है वो सभी लोग सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते। जिसके बाद लू शेंग एल्डर वू से कहता है कि एल्डर वू, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे आसपास के इलाके में कोई भी अच्छा डिसाइपल होगा। जिस पर एल्डर वू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, भले ही आज 100 लोग हार गए हो, मैं कल फिर से 200 लोगों को ढूंढ कर लाऊंगा। और एक बात बताओ, आखिर कब तुम सेटिस्फाई होगे, क्योंकि हमारी डिसाइपल रिक्रूटमेंट मीटिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली। पर तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती हुई कहती है कि आखिर मेरे बिना ये चीज एंड कैसे हो सकती है। जिस पर एल्डर वू कहता है कि हाँ, हम तो शाओ यी के बारे में भूल ही गए थे और मुझे लगा था कि हम कल तुम्हारे अंकल के साथ यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि मैंने सुना है कि आज ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट का ट्रेजर चोरी हो चुका है। जिस पर शाओ यी कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब कामों के इंचार्ज मेरे अंकल हैं और मेरा काम ये है कि मैं फिलहाल अपनी स्टडी पर फोकस करूं। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लू शेंग की तरफ आगे करती हुई कहती है कि चलो तो फिर मैं अब यहाँ पर हाजिर हूँ, अपने 3 मूव्स को स्टार्ट करो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सबसे पावरफुल अटैक मेरे पर करोगी। जिस पर एल्डर वो कहता है कि तुम्हें जरा तमीज से बात करनी चाहिए, क्योंकि लू शेंग मास्टर शाओ फेंग का डिसाइपल। जिस पर लू शेंग एल्डर वू को रोकते हुए कहता है कि ये जो कह रही है इसे कहने दो, क्योंकि मैं इसके स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ चलो देखते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके क्या लगते हो, इस वक्त मेरे सामने तुम मेरे एग्जामिनर हो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपना बेस्ट दोगे। जिस पर हम देखते हैं कि लू शेंग पलक झपकते ही उसकी नजरों के सामने आ जाता है और उसके फोरहेड पर अपनी 2 फिंगर्स को पॉइंट करता है, जिससे आसमान में एक लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट होती है। और उसके अगले ही पल वो लड़की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उससे कहती है, ये तो सरासर चीटिंग हुई, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे ही अचानक से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जिस पर लू शेंग उसका सिर पर प्यार से मारते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 3 मूव टेस्ट अब हो चुका है और जिसमें तुम पास हो चुकी हो। इस पर हम देखते हैं कि शाओ ये बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और जिसका मतलब ये है कि अब मैं ब्रदर कियान को भी देख सकती हूँ। जिसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ ये ने बोल बोलकर लू शेंग का दिमाग पका दिया होता है और वो लू शेंग के साथ तियान्यू सेक्ट के बाहर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है वो जा नहीं पाती। इसी दौरान लू शेंग वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का और एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग एक बंदे से कहता है कि आखिर वो ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट की रिंग कहाँ पर है। जिस पर वो चोर कहता है कि कौन सी रिंग और कौन सा सेक्ट, मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ और आखिर तुम हो कौन। जिस पर लू शेंग उससे कहता है कि होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये तुम्हारे पास मौजूद है, तो बेहतर होगा कि चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दो। इसी दौरान पास से एक दूसरा पर्सन उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि लू शेंग उसके स्वॉर्ड अटैक को अपने बस 2 फिंगर से ही रोक लेता है और हमें पता चलता है कि असल में ये दूसरा चोर होता है जो कि इस पहले वाले चोर से उस रिंग को चुराने आया होता है। और फिर वो लू शेंग से कहता है कि दिखने में तो तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तो एक काम करते हैं, हम दोनों का आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम इससे वो रिंग ले लेंगे, उससे दूसरे सेक्ट में ले जाकर बेचकर जो भी पैसा मिलेगा हम उसे हाफ हाफ बांट लेंगे। और लू शेंग के पावर का नमूना देखकर वो पर्सन चुपचाप वो रिंग उसे हवाले कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चोर वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं, पर लू शेंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि पर मेरी एक बात तो सुन लो, मैंने तुमसे ये कब कहा कि अगर ये रिंग तुम मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में ये लू शेंग नहीं होता है बल्कि उसका बड़ा भाई होता है जो कि उसका रूप लेकर यहाँ पर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लू शेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि बड़े भाई पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं आपसे मिलूंगा और न जाने आप इस वक्त कहाँ और क्या कर रहे होंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग उस लड़की के बारे में देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड है और फिर वो उसे सोता हुआ देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए। और इसी दौरान जैसे ही उस लड़की की आंख खुलती है वो अपने सामने लू शेंग को देखकर कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे, तुम तो मुझे तियान्यू बी के बाहर छोड़कर चले गए थे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है, पर हम देखते हैं कि लू शेंग उसके मुंह में एक राइस बॉल रखते हुए कहता है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करो और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर डिनर करने का मन हो तो मुझे फॉलो कर लो। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, डिनर के बाद तुम्हें मेरे 7 ब्रदर के पास ले जाना होगा ताकि मैं उनसे मिल सकूं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और वो लड़की लू शेंग से कहती है कि वैसे लू शेंग एक बात बताओ, आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। और मैं उस लाइफ एंड डेथ बैटल की बात कर रही हूँ जो कि 7 ब्रदर और उस डीमन के बीच में हुआ था और जहाँ तक मुझे याद है कि तुम तक वहाँ पर मौजूद थे, तो शायद तुम्हें कुछ पता हो। जिस पर लू शेंग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। जिस पर शाओ यी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि हाँ तुम तो शुरू से ही 1 नंबर के खड़ूस हो, तुम्हें मौत आती होगी ना, मुझे थोड़ा सा भी ब्रदर 7 के बारे में बताते हुए। हाँ, जिस पर लू शेंग कहता है कि ठीक है, फिर हम डिनर के बाद तुम्हारे ब्रदर जी के बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हमें एक शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं और शाओ ये पूरे टाइम बस ब्रदर जी के बारे में बात
करती है कि वो बचपन से कैसे थे, मैंने इनसे क्या क्या सीखा है और मैं उनसे कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। हम देखते हैं कि लिू शेंग अपना खाना पीना छोड़कर बस उसकी बक बक सुन रहा होता है। इसी दौरान वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कुछ खाते क्यों नहीं, जिस पर लिू शेंग बताता है कि मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर शाओ यू बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं तो तुम आखिर मुझे यहाँ पर इस जगह क्यों लाए हो। ये तो तुम बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं यहाँ पर काम करूंगी जिससे कि हम दोनों को खाना मिले। तभी वहाँ पर एक लेडी आते हुए कहती है कि आज का खाना तुम सभी के लिए मुफ्त में है, जिस पर लू शेंग कहता है कि फ्री में। देखने से लगता नहीं है कि मैं शॉपकीपर फैंग से बात कर रहा हूँ, जिस पर वो लेडी उससे उसका साके कप लेते हुए कहती है आज के बाद ये जियोशियान टावर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हो जाएगा, तो तुम्हें पैसों की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस पर शाओ यिन कहती है कि देखने से लगता है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग इस बिजनेस को वान जिया को क्यों सौंप रहे हो, जिस पर वो लेडी बताती है कि वान जिया लिंग शाओ सेक्ट से रिलाई करती है और जब तक वो जो कुछ भी कहेगी हम आखिर उस चीज को रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर शाओ ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती कहती है कि क्या लियांग चेन सेक्ट भी, आखिर वो लोग इसे फोर्स के साथ कैसे ले सकते हैं। इसी दौरान लू शेंग उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो उस लेडी से कहता है कि चलो इस पे हम बाद में बात करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर कुछ लोग दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉपकीपर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये जोशियान टाव और वान गुन के नाम पर नहीं है। कहते साथ ही वो उस पर अटैक करती है, जिससे वो आदमी रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद है, मेरी एम्प्रेस बनने का तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ देख लो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, क्या कहती हो। इसके साथ ही वो उस पर काउंटर अटैक करता है। ये देखकर शाओ यिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इमीडिएटली अपने वेपन को निकालकर वहाँ मौजूद उसके सोल्जर्स पर जबरदस्त स्प्लैश अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ अटैक करते हुए कहती है कि जो आदमी हमारे लिंग शाओ सेक्ट की रेपुटेशन को ऐसे मिट्टी में मिलाएगा उसे आज सबक सिखाना जरूरी है। और ये कहते साथ ही वो अपना वेपन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है, वही दूसरी तरफ वो आदमी भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसी दौरान जैसे ही लू शेंग अपनी नजर उस बंदे की तरफ दौड़ाता है, वो पर्सन लू शेंग को देखकर वहाँ पर घुटनों में बैठ जा रहा है और वो स्लाइड करते हुए उसके पास जाते हुए कहता है कि अंकल लू मुझे माफ कर दे, मैं अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि वान कुई को ऐसे अंकल कहता हुआ देखकर शाओ ये कहती है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारा अंकल कौन है और बात बदलने की कोशिश मत करो, चुपचाप मेरे साथ फाइट करो। इसके बाद लू शेंग खड़ा होते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर इतना शोर शराबा करने की, और तुमने मेरी छोटी सिस्टर पर भी हमला करने की जुर्रत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वान कुन बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी छोटी बहन। जिसके बाद वो अपने मुंह पे जोरदार तमाचे मारते हुए कहता है कि मैं तो पागल हूँ, मेरे पर ध्यान मत दो, मैं तो बस सरफिरा हूँ जो यहाँ पर आकर ये सब करने लगा। जिस पर लिू शेंग उससे कहने लगता है कि मैंने शॉपकीपर फैंग से सुना है कि लिंग शाओ बे और तुम्हारे बीच बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है। जिस पर वो समझ जाता है कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है और वो कहता है कि ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो यहाँ पर असल में इनका टाइटल वापस देने के लिए आया। जिस पर लिू शेंग कहता है कि अच्छा तो मतलब ये सब एक गलतफहमी थी, मुझे लगा तुम लोग इस शॉप को भी ऑन करने वाले। और इसके अगली बार हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए वहाँ पर बहुत सी स्पेशल एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए उसे दूर छटक कर फेंक देता है और फिर वो अपने पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद उसके बाकी के चमचों से कहता है कि जाकर कियान फेंग को बता दो कि मैं उसके लिए यहाँ पर मर रहा हूँ और बहुत ही जल्द उसका सामना मुझसे होने वाला है। और जिसके साथ जैसे जैसे उसे गुस्सा आता जाता है हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज निकलती है, जिससे वहाँ मौजूद बाकी के सोल्जर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जिसके बाद लू शेंग उस शॉप से बाहर आ जाता है और शाओ ये से कहता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो शॉपकीपर फैंग कहती है कि क्या तुम लोग थोड़ी देर और नहीं रुकना चाहोगे। जिस पर लू शेंग कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से मुफ्त में जब मन चाहे खा पी रहा हूँ और तुमने आज तक जो भी मेरे लिए किया है ये उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओनरशिप का वो टाइटल वापस से उसे दे देता है। जिसके बाद लू शेंग और शाओ ये वहाँ से चले जाते हैं और लू शेंग उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें उस केव में ले जाऊंगा जहाँ पर बैठकर तुम मेडिटेशन कर सकती हो और जहाँ पर बैठकर तुम्हें बहुत सारे सजेशंस भी मिलेंगे। जिसके बाद हमें उसी केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग और वो शाओ ये पहुँच जाते हैं। लू शेंग उससे कहता है कि पर मुझे चिंता हो रही है कि क्या तुम इसे हैंडल कर भी पाओगी या नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सर्कल के मुंह को ओपन कर देता है जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइंड बाहर आती है और जिसे देखकर शाओ ही कहती है कि मुझे देखने से लगता नहीं कि ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है और जिसके साथ ही वो उसके अंदर जंप कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू शेंग को अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर उसका ब्रदर उसे बताता है कि तुमने आज फिर से एक रूल को तोड़ा है। जिस पर लू शेंग कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है, मेरे बहुत से एहसान भी है तुम पर और भूलो मत तुम्हारी पूरी बॉडी इस वक्त मेरे कंट्रोल में। जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पर तुम ऐसे रूल्स को नहीं तोड़ सकते। जिस पर लू शेंग कहता है कि देखने से लगता है कि तुम भी नेगोशिएशन में बहुत ही ज्यादा माहिर। जिस पर उसका भाई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझ पर कितने ज्यादा एहसान किए हैं, पर मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकता और इस वक्त तुम भी जानते हो कि अब जो तुम कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आखिर तुमने उसे नीचे जाने क्यों दिया, तुम जानते हो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जिस पर वो कहने लगता है कि किसी न किसी
को तो तियानियों पीक के बॉटम में एक ना एक दिन जाना ही होगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो जाती है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि अगर उसे कुछ भी होता है या वो जान से मारी जाती है तो मेरे पास आकर शिकायतें मत करना। जिस पर लूशियन कहता है कि आखिर तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हो। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड सबको एक ना एक दिन मरना ही है। और ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जब 10 साल पहले मोलियानियो के साथ जो इमॉर्टल डीमन वॉर हुआ था, तो आखिर उस बैटल का वो भयानक मंजर तुम भूल गए क्या कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद हमें 10 साल पहले उसी बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सारे सोल्जर्स पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं और अब इस बैटल फील्ड में उसका ब्रदर और उसका मास्टर ही बचा होता है। इसी दौरान जियान पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक हो जाता है, जिससे कि उसका मास्टर आकर रोक तो लेता है और वहाँ से साथ ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम उस स्वॉर्ड को फोर्स करें। और फिर वो जियान से कहने लगता है कि मुझे उस स्वॉर्ड को सबसे पहले मूव करना होगा। और इसी दौरान उसके मास्टर की नजर जियान पर जाती है और जिसके बाद जब उसका मास्टर जियान को चेक करता है तो वो कहता है कि इसकी सांसें बंद हो चुकी है, कि ऐसा नहीं हो सकता जियान, तुम इस वक्त नहीं मर सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर लू शेंग आ जाता है और वो वहाँ पहुंच डेड बॉडीज की एनर्जीज को कलेक्ट कर लेता है। और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैंने इसके लिए जल्द से जल्द कोई बॉडी तलाश नहीं की तो मुझे डर है कि हम इसे खो देंगे। और फिर वो कहने लगता है कि ये एक बैटलफील्ड है और अपने मन में कहता है कि आज से हजारों साल बाद हम फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग से उसका ब्रदर कहता है कि मुझे डर है कि हमारी जूनियर सिस्टर इस टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ हमें श्याओ यी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन सभी चीजों से फाइट करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि ब्रदर कियान जब अपने लिमिट पर फर्स्ट टाइम पहुंचे थे तो उन्होंने हाफ ऑफ द वर्ल्ड के सोल्जर्स को अकेले ही जान से मार दिया था और अगर मुझे उनके जितना स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे इन सब चीजों से बहुत ही जल्द निकलना, पर मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। जिस पर लू शेंग उससे कहता है कि अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो तुम चुपचाप पीछे क्यों नहीं हट जाती। इसी दौरान उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस में उसका ब्रदर उससे कहता है कि आखिर तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते। जिस पर वो बताता है कि ये उसी की गलती है कि उसने ये रास्ता अपने लिए चुना है और अब उसे खुद ही अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को कल्टीवेट करना होगा और अगर इस काम में उसकी मौत लिखी होगी तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं दूसरी तरफ हम श्याओ यी को देखते हैं जहाँ पर वो सारे तेज वाइंड अटैक्स एक एक करके स्लैश अटैक में चेंज होकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और एक के बाद एक शार्प स्लैश अटैक्स उसकी तरफ होते हैं जिन्हें वो अपनी वेपन से डॉज करने की कोशिश लगातार करती रहती है। पर हम देखते हैं कि उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही लू शेंग को ये रियलाइज होता है कि श्याओ यी की जान खतरे में है तो वो इमीडिएटली अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है। पर इसके अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उससे पहले पहुंच जाता है और वो सीधा जाकर श्याओ यी की जान बचा लेता है। और जैसे ही ब्रदर कियान को अपने सामने देखती है श्याओ यी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, पर वो इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो बेहोश होने लगती है और इससे पहले कि वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाती ब्रदर कियान आकर उससे हक कर लेते हैं और वो हाफ कॉन्शियसनेस के साथ उसे देखते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ब्रदर 7 मैं आज आपसे मिल पा रही। जिसके बाद ब्रदर 7 उसे उठाकर वहाँ से बाहर ले आते हैं, साथ ही उसके वेपन को भी वो ले आते हैं और लू शेंग यहाँ पर मस्त आराम करते हुए कहता है कि हाँ बस अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही आकर इसकी जान बचा ली, वरना खाम का मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती और हमारे मास्टर को ये लगता कि मैंने सारा दिन बस खेल कूद में ही जाया किया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका उल्लू आ जाता है और वो आते साथ ही हम दोनों से कहता है कि मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ब्रदर उसके उल्लू के साथ अपने मास्टर से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका मास्टर उससे कहता है क्या तुम लोग फिर से उसी जगह पर गए थे। जिस पर वो बताता है कि हाँ हम गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका मास्टर उसे लेकर वापस से इंपीरियल पैलेस की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात लू शेंग को पता चलती है तो वो कहता है कि ये दोनों हमेशा मेरे बिना ही चले जाते, पर चलो इन्हें जाने दो क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है। जिसके बाद हमें वापस से लू शेंग के मास्टर और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका मास्टर उसके ब्रदर से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है। जिस पर वो बताने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं दिन में बस 2 घंटे के लिए ही बाहर आ सकता हूँ और अपनी बॉडी को एक नॉर्मल पर्सन की तरह यूज करता हूँ। ये सुनकर उसका मास्टर थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें इस कंडीशन में देखकर बहुत ही ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि उस बैटल के 3 साल बाद तुमने अपनी आंखें खोली थी, पर तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से अपना टाइम लो और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने 2 फिंगर को एक जगह पर पॉइंट करते हुए एक डिवाइन सील को उसे देता हुआ कहता है कि ये मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त ने दिया था, जो कि उसने ऐसा मेंबरशिप गिफ्ट के रूप में दिया था, तो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और ये तुम्हारी सोल को रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये सुनकर हम देखते हैं कि उसका उल्लू उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसके बाद बिल्कुल मत सुनो, ये तो बिल्कुल बकवास चीज है और ये कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं बल्कि इसने तो चुराया है। जिस पर वो मास्टर उसे वहाँ से उड़ा कर भगा देता
है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम डिटेल्स पर ध्यान मत दो, बस इतना जान लो कि ये चीज तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम की है, क्योंकि बस एक बार तुम्हारी सोल हील हो गई ना तो तुम उसकी मदद से अपनी बॉडी को भी रीगेन कर सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि जियान सीन को इमीडिएटली अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसका मास्टर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि लू शेंग तुम्हें कभी भी तुम्हारी मर्जी का कुछ करने देगा, क्योंकि मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जिस पर जियान उससे पूछने लगता है कि आखिर लू शेंग का ओरिजिन क्या है, जिस पर उसका मास्टर बताता है कि लू शेंग की सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, और मुझे यकीन है कि लू शेंग किसी भी रीजन में बहुत ही फेमस जीनियस होगा। जिसके बाद उसका मास्टर उससे आगे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए 2 वर्ड्स ऑफ इविल एंड डीमंस को ढूंढ सकते हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका रीजन क्या हो सकता है, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है और मैं काफी सालों से इसके जवाब ढूंढने के पीछे लगा हुआ हूँ। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे बताती है कि ये अचानक से ही यहाँ पर आ गया है। जिसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए तुम अपनी रिकवरी पर फोकस करो और रेस्ट करो और चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं इस मैटर की खोजबीन करूंगा। आफ्टर ऑल कभी भी एक बॉडी 2 डिवाइन रिंग्स को अपने साथ नहीं रख सकती, मैंने सही कहा ना जियान। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान वापस से लू शेंग की कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है और लू शेंग उससे कहने लगता है कि अच्छा था तुम दोनों की बातचीत हो गई, हाँ, पर इस बार तुम दोनों ने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया, और एक बात बताओ कि तुम्हारी बॉडी पर अभी भी मेरा कंट्रोल है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर भी थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए और तुम्हारी उनके साथ जो भी बातचीत हुई है मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि जियान उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ पर बैठकर ही ऑफ मिक्स्ड प्रोमोडाइल की एनर्जी को समझने में लग जाता है, और उसे इतना हार्ड वर्क करता हुआ देखकर लू शेंग उससे कहने लगता है कि यकीन है कि मास्टर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और जिस हिसाब से वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करते आए हुए हैं ना, इससे लगता है कि तुम बहुत ही जल्द रिकवर कर लोगे। जिसके बाद वो उससे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम रेस्ट करो और चिंता मत करो, यहाँ मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस में तुम्हारे लिए एंटरटेन होने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग मास्टर के पास पहुंचकर बताने लगता है मास्टर वो लड़की जो कि हमारी न्यू डिसाइपल होने वाली है वो अब चली गई है और बिल्कुल सेफ है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है कि तभी उसका मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि लू शेंग मेरी एक बात हमेशा याद रखना, भले ही जियान की लाइफ तुम्हारे हाथ में ही क्यों ना हो और तुम जो मर्जी चाहो उसके साथ कर सकते हो, पर तुम्हारी लाइफ तुम्हारे मास्टर के हाथ में है और ये बात तुम जितना अच्छे से हो सके समझ जाओ उतना बेहतर है। ये सुनकर लू शेंग थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो समझ जाता है कि आखिर उसके मास्टर का निशाना किस तरफ है और वो इस बात को लाइटली लेते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया कि आज आपने मुझे एक बात याद रखने के लिए कहा है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें श्याओ यी को दिखाया जाता है जो कि सपने में ब्रदर जियान को ही देखती है। इसी दौरान उसकी आँख खुल जाती है और उसके चेहरे पर जो नोट रखा था जिसे कि लू शेंग ने उसके लिए छोड़ दिया था वो उसे पढ़कर शॉक्ड हो जाती है, और जिस नोट में लू शेंग ने लिखा हुआ था कि आज मैं ब्लैक पीक माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर चोर और बदमाशों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, पर ये मत सोचना कि मेरे पीठ पीछे तुम बस बैठे बैठे आराम करोगी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मिशन को डिसाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जब तुम उठ जाओ तुम्हें लकड़ियों को काटना है और ये काम तुम्हें पूरे आधे दिन तक करना है, जिसके बाद तुम्हें अनदर हाफ डे के लिए पानी को भर कर लाना है। और इसकी ये सारी चीजें पढ़कर श्याओ यिन समझ जाती है कि ये बस इससे काम करवाना चाहता है, पर एंड में उसने लिखा हुआ था कि ये मत समझना कि मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, फोकस करो कि ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है और आगे चल के तुम्हारी कल्टीवेशन और अदर चीज में ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और हम देखते हैं कि श्याओ ये उसके मैसेज को पढ़कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पेपर को जमीन पर पटकते हुए कहती है कि अपनी नौकर समझ रखा है क्या मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली और मुझसे वादा किया था कि मुझे ब्रदर 7 से मिलवाओगे, उसका क्या हुआ। जिसके बाद उसे याद आता है कि अरे हाँ मुझे तो उन्हें थैंक यू भी कहना है। जिसके बाद वो भागते हुए जियान की तरफ दौड़ने लगती है और जाते हुए अपने हाथ में वेपन को भी ले लेती है, जिसका साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लू शेंग और उन गुंडे बदमाशों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अकेले ही उन सब की हालत खस्ता कर दी होती है और वो कहता है क्योंकि तुमने यहाँ मौजूद लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, साथ ही उनके जानो माल को भी लूटा है और उन्हें बहुत ही ज्यादा हार्म पहुँचाया है, इसलिए आज तुम्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। और ये कहते साथ ही वो उन सभी पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अटैक से ही वहाँ मौजूद बाकी के लोग भी नॉकआउट हो जाते हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम लोग तो इतनी कम तादाद में हो तो इसलिए ना इस फाइट में कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसलिए जाओ और जाके बाकी लोगों को भी ले आओ। और जिसे सुनकर वहाँ मौजूद जितने बचे कुछ लोग थे वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू शेंग के सेल्फ कॉन्शियसनेस में से जियान उससे कहने लगता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी के रॉबर्स मौजूद होंगे, जिस पर लू शेंग उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो थोड़ा। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि जो बंदा वहाँ से भाग कर निकलने की कोशिश करता है उसे लू शेंग अपने दूर से
ही हल्के से पावर की फोर्स से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद हमें वहाँ का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लाश बिछी हुई थी और लू शेंग आगे कहता है कि मेरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इस वक्त बस अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए और चिंता बिल्कुल मत करो, मैं ऐसी सिचुएशन में तुमसे काम नहीं करवाना चाहता। और इसी दौरान हम देखते हैं कोई वहाँ से दूर से एक शार्प स्वॉर्ड लू शेंग की तरफ फेंकता है, जिससे लू शेंग इमीडिएटली बस अपने उंगली से ही झटक कर दूर फेंक देता है। और ये एनिमेशन ना देखने में बहुत कमाल का लगता है और हमें लू शेंग के कुछ बैडएस मूवमेंट भी यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और जिसके साथ ही जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था उसका वेपन घूमते हुए वापस से उसके पास आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पियानियो पीक से मेरा ब्लैक वाइन माउंटेन का कोई लेना देना नहीं है। जिस पर लू शेंग उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और जब तक तुमसे बोलने को ना कहा जाए ना तो चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो और मेरे सामने होशियार बनने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर काफी समय से एक्टिव हो। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम मेरी नजरों से छुप कर यहाँ जो कुछ करोगे और मुझे उसका पता नहीं चलेगा? हाँ। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि क्या बात है, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी को मुझसे छुपा रहे हो कि कहीं मुझे पता न चल जाए कि तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो? जिसे सुनकर वो बैंडिट्स का लीडर कहता है कि क्या आखिर तुमने क्या कहा? जिस पर लू शेंग कहता है कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ गलत कहा हो, और मैं जानता हूँ कि तुम वन ऑफ द डीमन जनरल्स में से ही एक हो जो कि यहाँ पर 10 साल पहले हुए वॉर के बाद सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। और जरा सोचने दो, इसे क्या कहते थे? हाँ याद आया, हाँ तुम्हारा नाम तो शूचन है। और हम देखते हैं कि वो डीमन फिर भी अनजान बनने का नाटक करता है, जिस पर लू शेंग कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले, ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में जम करके सीधा उस पर अपने हाथ से अटैक करता है, जिससे वो डीमन अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है और फिर वो डीमन उस पर एक स्प्लैश अटैक करके उसे दूर झटक देता है। और ये एनिमेशन देखने में कमाल का लगता है और हम देखते हैं कि लू शेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या बात है, लगता है तुमने इतने दिनों में ठीक से खाया पिया कुछ भी नहीं, और अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम मुझे साफ साफ कहो ना कि मैं मरना चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म को वहाँ पर रिवील करते हुए अपने डिमोनिक ब्लेड का अटैक उस पर कर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा जायंट स्वॉर्ड होता है जो कि सीधा लू शेंग की तरफ बढ़ता है। ये देखकर लू शेंग अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे ब्रदर अब तुम्हारी बारी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जियान उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर से ही एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस डीमन का वो डिमोनिक ब्लेड इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसके उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लू शेंग हवा में पीछे गिरने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जियान उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस से बाहर आते साथ ही कहने लगता है कि अब बस बहुत हुआ। पर हम देखते हैं कि वो डीमन लू शेंग से कहता है कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, और ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। पर लू शेंग उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि जियान उसके अटैक को आकर रोक लेता है और फिर वो कहता है कि देखने से लगता है कि उस वॉर के बाद भी कुछ डीमंस अभी भी बच गए हैं। हम देखते हैं कि जियान को यहाँ पर देखकर लू शेंग आराम करने चला जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी जल्दी बाहर आओगे। जिसके बाद जियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाकर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करता है, जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है। और कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि उसके उस स्लैश अटैक से वो जायंट डीमन इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद जियान लू शेंग से कहता है कि मुझे हैरानी है कि आखिर तुम्हारा सामना इस डीमन से कैसे हुआ, और देखने से लगता नहीं कि ये बस एक इत्तेफाक है। जिस पर लू शेंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिस पर जियान उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए थे? जिस पर लू शेंग बताता है कि तुम्हारे पीछे जो ग्राउंड है उसे जरा ओपन करो। देखते हैं कि जियान थोड़ा हिचकिचाता है, पर लू शेंग उससे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर क्या ढूंढने आया था? बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी पावर को यूज करके वो उस ग्राउंड को ओपन करता है, और जहाँ पर उस ग्राउंड के नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसके अंदर एक की जैसी चीज मौजूद थी। जिसके बाद जियान लू शेंग से कहता है कि आखिर बताओ इस चीज का क्या करना है, वरना मैं इसी वक्त इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर लू शेंग डरते हुए कहता है कि यार सुनो 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 मेरी बात तो सुनो, तुम जब अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इसका क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है वहाँ पर सारी जगह अचानक से ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है और हमें पता चलता है कि असल में ये एक टेलीपोर्टेशन अरे है। जिसके बाद लू शेंग बताता है कि यहाँ पर फेरी मून ड्रीम जरूर मौजूद होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ ये यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके अगले पल हम देखते हैं कि जियान वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फेरी लैंड रियलम में पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना एक कदम वहाँ आगे बढ़ाता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होकर जमीन पर गिरने लगता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस एक इंसिडेंट ने मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया और मैं इतना ज्यादा वीक हो चुका हूँ। ये देखकर हम देखने के लू शेंग उससे कहने लगता है कि देखने से लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हो और बहुत ही ज्यादा थक चुके हो, तो एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ शी हाई में वापस आ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जिसे सुनकर जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हुए यहाँ पर शाओ ये भी पहुँच जाती है और जिससे कि वो की मिल जाती है, जिससे कि ये टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हुआ था। और
जैसे ही वो जियान को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते हुए उसे जाकर हक करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से उठती है जियान ने लिू शेंग से अपनी इस जगह स्विच कर ली होती है और जियान की जगह लिू शेंग को देखकर शाओ ये कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी अभी यहाँ पर 7 ब्रदर मौजूद थे ना। जिस पर हम देखते हैं कि लिू शेंग उसका मजाक उड़ाते हुए जमीन पर लेट कर कहता है कि क्या बात है यार, कहीं तो मुझे पसंद तो नहीं कर। जिस पर हम देखते हैं कि शाओ ये गुस्सा हो जाती है और उससे दूर हटते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती यार, पसंद तुम्हें, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे जैसे सर फिरे को भला कौन सी लड़की पसंद करना चाहेगी। वो तो मैं बस यहाँ पर सीनियर ब्रदर जियान को देखकर आ गई थी और बताओ आखिर सीनियर ब्रदर जियान कहाँ पर मौजूद है। जिस पर हम देखते हैं कि लिू शेंग खड़ा होते हुए कहता है कि तुमने शायद कुछ न कुछ गलत जरूर देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक बस एक ही पर्सन मौजूद था और वो हूँ मैं। जिस पर शाओ ये कहती है कि आखिर मैं अपनी गलती क्यों मानूं, और फिर वो जोर जोर से जियान को आवाज लगाने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि लिू शेंग अपने कान खुजाते हुए कहता है कि तुम्हारी आवाज ना बहुत ही ज्यादा अजीब है, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती, और बोल ही क्यों रही हो, मैंने कहा ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपने किसी काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है। इसी दौरान हमें जियान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके कॉन्शियसनेस के अंदर बैठकर हानी वन की को रिफाइन करने में लग जाता है, जिससे कि उसकी हीलिंग पहले से और कहीं गुना ज्यादा फास्ट होने लगती है। इसी दौरान हम शाओ ये को देखते हैं जहाँ पर वो एक सर्कल के अंदर उस की को जाकर पुट कर देती है और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने से वहाँ पर फिर से एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे वहाँ आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज निकलने लगती है और शाओ ये पहले से ज्यादा डर जाती है, जिसे देखकर लिू शेंग कहने लगता है कि उस चाबी को अपने हाथों से पकड़ी रहो और उसे हल्का हल्का राइट की तरफ रोटेट करो। ये सुनकर शाओ ये कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर ये सब किया जाता है। जिस पर लिू शेंग कहता है कि वो तो मुझे बस याद है कि आखिर इस टाइप के फॉर्मेशन को कैसे डील किया जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओ ये उससे पूछती है कि तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि आखिर ब्रदर जियान कहाँ पर मौजूद है। जिस पर लिू शेंग उसे बताता है कि अगर तुम उस दरवाजे को थोड़ा मोड़ोगी ना तो वो तुम्हें नजर आ जाएंगी। पर हम देखते हैं कि इसी दौरान शाओ ही उस की को लेफ्ट की तरफ घुमा देती है और उसे कहती है कि मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ उस की को रोटेट करती है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर एक लेफ्ट हैंडेड गेट ओपन हो जाता है। ये देखकर लिू शेंग कहता है कि अब तुमने क्योंकि की को बहुत ही गलत डायरेक्शन में घुमाया है तो मुझे नहीं पता कि अब हमारे सामने कौन सी चीज आने वाली है, और तुमने जो मुसीबत अपने सिर मोल ली है ना इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा और मुझसे तो तुम बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और ये कहते साथ ही लिू शेंग वहाँ से आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे वाइन्स आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर शाओ ही अपने वेपन को निकालते हुए उन वाइन्स को काटना शुरू कर देती है। पर हम देखते हैं कि वो अकेले ये सब डील नहीं कर पाता और फिर वो ना चाहते हुए भी लिू शेंग से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देखकर लिू शेंग अपनी पावर को यूज करके उसे उन वाइन से आजाद कर देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक केव में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर से लिू शेंग कुछ फ्रूट्स को तोड़ते हुए शाओ ये को बताने लगता है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि यहाँ कहीं एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर मून लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ एक साथ गैदर होते हैं, जो कि एक ऐसे स्पिरिचुअल गेट को ओपन करने के लिए गैदर होते हैं जिसके अंदर की ऑल काइंड की स्पिरिचुअल ट्रीज होती हैं, जिनमें की ऑल काइंड के स्पिरिचुअल फ्रूट्स और मेडिसिन भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद लिू शेंग नोटिस करता है कि शाओ ये के पैर में चोट लगी है और ये किसी पॉइजनस चीज से लगी हुई है। जिस पर वो उससे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें चलने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत आ रही है। तो लिू शेंग उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर तुम रेड फ्रूट को खाओ जो कि स्पेशल फ्रूट होता है तो इससे तुम्हारा कोई भी जख्म इमीडिएटली ठीक हो सकता है, अगर तुम ब्लू वाले को खाओगे तो इससे तुम इमीडिएटली पैरालाइज भी हो सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि शाओ ये पहले रेड वाले फ्रूट को खाती है, पर हम देखते हैं कि उसे खाते साथ ही उसके बॉडी पर अजीब अजीब से मार्क अपीयर हो जाते हैं और जिससे देखकर ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वो इमीडिएटली उस ब्लू फ्रूट को खा जाती है और जैसे ही वो इसे खाती है उसकी बॉडी से वो सारे मार्क्स गायब हो जाते हैं। पर उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, इतनी ज्यादा लगती है कि उसे लगता है कि अब वो किसी वक्त पैरालाइज हो जाएगी और गुस्सा होते हुए लिू शेंग से कहती है कि आखिर ऐसी बकवास सी बुक किसने लिखी है। जिस पर वो कहता है कि किसी ने नहीं, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। जिसके बाद लिू शेंग वहाँ से आगे जाने लगता है और यहाँ पर शाओ ये ठंड से कांप रही होती है। तभी लिू शेंग उसकी तरफ मधुमक्खी का एक छत्ता फेंकता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम इन मधुमक्खियों को अपने आप को कटवाने दो, जिससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाए। और उस मधुमक्खी के छत्ते को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती
जाती है और उसे दूर फेंकते हुए तेजी से दौड़कर आगे निकल जाती है। और लू शेंग कहता है कि बहुत अच्छी, अगर तुम ऐसी दौड़ती रही तो तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। वही हम देखते हैं कि दूर से ही शाओ यी के चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर लू शेंग जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग को वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर की शियान न्यू सीक्रेट फिल्म का ट्रेजर मौजूद होता है और जो कि एक मिडास टच होता है। ये देखकर लू शेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पास ही से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि अपने भाई से कहता है कि भाई वो सीक्रेट रूम यहीं कहीं मौजूद होगा। ये सुनते साथ ही वो उस ट्रेजर को इमीडिएटली हाइड कर देता है और जहाँ से आवाज आती है वहाँ पर जाकर देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत से सेक्ट के लोग आए हुए थे ताकि वो इस ट्रेजर को चुरा सके। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है और लू शेंग उनकी कंडीशन को देखकर कहने लगता है कि इतने सारे लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रेजर कितना ज्यादा कीमती है। इसी दौरान लू शेंग को कुछ फील होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जब भी आया हूँ मुझे हमेशा से ही कुछ ना कुछ मिसिंग लगता रहा है। और इसी दौरान उसकी नजर उस जायंट से स्पाइडर पर जाती है जिसे मारने के लिए वो वहाँ पर पड़ी हुई एक स्टिक को उठाकर उसकी तरफ थ्रो करता है और फिर वो उसे जान से मार देता है। पर हम देखते हैं कि इसी दौरान वहाँ पर एक ओल्ड मॉन्ग तालियां बजाते हुए बाहर आता है और बात साथ ही कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुम जरूर त्यान वो पीक के एक सेकंड डिसाइपल हो। जिसके बाद वो उसकी तारीफ करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ माई त्यान यू का फेस और मैं ज्यादा बातचीत में बिलीव तो नहीं करता, तो इसीलिए सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो चुपचाप उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो। जिससे सुनकर हम देखते हैं कि लू शेंग जोर जोर से हंसते हुए इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या कहा, फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। और उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो मॉन्ग पूछने लगता है कि आखिर तुम किस बात पे हंस रहे हो। जिसके बाद लू शेंग उसे सीरियसली जवाब देते हुए कहता है कि एक बात तुम भी जान लो, मुझे आदत नहीं कि मैं अपनी चीज किसी के साथ शेयर करूं। और जिसे सुनकर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मॉन्ग उस पर अपने बीट से हमला कर देता है और जैसे ही वो अटैक लू शेंग को लगने ही वाला होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ यी आ जाती है और वात सारी हवा में जंप करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे त्यान यू पीक के डिसाइपल पर हमला करने की। और इतना कहने के बाद वो अपने वेपन से एक स्लैश अटैक उसके उस बीट्स पर कर देती है। पर हम देखते हैं कि उसे भी आफ्टर शॉक फील होता है और फिर वो लू शेंग से कहती है कि लू शेंग तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसे मैं संभाल लूंगी। और हम देखते हैं कि लू शेंग उसकी बात पर स्माइल करने लगता है। इसी दौरान वो ओल्ड मॉन्ग अपने उस बीट्स में शाओ यी को कैद कर लेता है और कहता है कि अगर तुमने उस ली हाउ ट्रेजर को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और ये कहते साथ ही वो उस पर अपनी पकड़ को पहले से ज्यादा मजबूत करने लगता है जिससे शाओ यी को बहुत ज्यादा पेन होता है। ये देख कर लू शेंग कहता है अगर तुमने इसे जान से मारा तो एक बात याद रखना कि त्यान यू फेंग तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिस पर वो ओल्ड मॉन्ग कहता है कि किसे पता कि आखिर इसकी जान किसने ली, मैं तो कह दूंगा कि इसे किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। जिस पर लू शेंग कहता है कि तुम्हारे जो मॉन्स्टर हैं उनके कुछ निशान इसकी बॉडी पर मौजूद है तो इससे सबको पता चल जाएगा कि आखिर ये किसके मॉन्स्टर्स थे। जिस पर वो ओल्ड मॉन्ग आगे कहता है कि ठीक है फिर मैं इसे जान से नहीं मारूंगा पर मैं इसे अपने लिए यूज करूंगा। वैसे भी आजकल मैं बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील करता हूँ। ये सुनकर लू शेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और पहली बार हम लू शेंग का एक जेलसी वाला फेस भी देखते हैं और वो उस ओल्ड मॉन्ग से कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने जो कहा अभी उसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि लू शेंग के उस अटैक की वजह से शाओ यी आजाद हो जाती है और फिर लू शेंग इस मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार पंच अटैक जाकर सीधा उस ओल्ड मॉन्ग के चेस्ट पर कर देता है जिससे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन की बॉडी इमीडिएटली वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद लू शेंग शाओ यी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपने ब्रदर जियान को नहीं देखना चाहती, हाँ तो जल्दी से उठ जाओ। और ये कहते साथ ही वो अपने भाई से जगह बदल लेता है और फिर वो अपने ब्रदर से कहता है कि उस बुढ़े आदमी के मॉन्स्टर ने मेरी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और जाओ जाकर शाओ यी की जान बचा लो। और ये कहते साथ ही उसके मुंह से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।